नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। बता दें कि जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की पहल पर पांचाल घाट का सुंदरीकरण का काम शुरू हो गया है। बता दें कि फर्रुखाबाद जनपद को अपरा काशी कहा जाता है और यहाँ पर कई प्रदेशों से श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। गंगा तट पर कोई भी स्नान गृह न होने पर होती थी, वहीं गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं को लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो वहीं अब गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को कपड़े बदले और शौचालय की समस्या नहीं होगी। जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि पर्यटन विभाग से 8 करोड़ रुपए से पंचाल घाट का सुंदरीकरण कराया जा रहा है। जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि स्नान घर, शौचालय के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। गंगा तट पर घाटों का भी सुंदरीकरण का काम शुरू हो गया है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और मानक के अनुसार निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य करने वालों को निर्देश दिए गए हैं कि वर्षा से पहले जहां पर पानी आने की संभावना है, उस निर्माण कार्य को समय से पूरा कर लिया जाए। निर्माण कार्य में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्माण कार्य में किसी तरह की लापरवाही हुई तो कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण किया पंचाल घाट का, पर्यटन विभाग को स्नान गृह बन रहा, क्या निर्देश दिए? उसमें निरीक्षण किया गया है और पहले प्रायोरिटी रखी गई है कि देखिए जून जुलाई से गंगा का जलस्तर बढ़ जाता है, तो जो काम होने हैं नीचे वाला काम जो जहाँ फ्लड एरिया से अफेक्टेड हो जाता है उसको हर हाल में मार्च या अधिकतम मई तक पूरा कर लें, प्रायोरिटी पर पहला निर्देश दिया गया है। दूसरा, कुछ गुणवत्ता की दृष्टि से भी शिकायतें आई हैं, तो एक्सीएम पीडब्ल्यूडी और सिंचाई को उसकी पूरा नाप जोख करने के लिए और सैंपलिंग करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। अब बात करेंगे यूपी के रायबरेली की। रायबरेली में मृत गाय के शव को आवारा कुत्ते नोचते हुए नजर आए। बीती रात गौवंश का अवशेष भी पास में मौजूद मिला। वहीं गौशाला के अंदर का वायरल वीडियो यह बताया जा रहा है। तो वहीं शवों को दफनाने के लिए भी नहीं जा रहे लोग, खुले में फेंका जा रहा है शवों को, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और यह पूरा मामला हरचंदपुर गाँव के पास की बताई जा रही है। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का सपना पढ़े बेटियां बढ़े बेटियों को जिला अधिकारी फर्रुखाबाद साकार कर रहे हैं। बता दें कि शिक्षा का स्तर सुधारने में जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी का सराहनीय प्रयास देखने को मिल रहा है। जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने ब्लॉक बड़पुर के बरना बुजुर्ग में मॉडल स्कूल का फीता काटकर शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा सरकारी स्कूलों में मिलेगी। मॉडल स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान और झूले पार्क की व्यवस्था की गई है। स्कूल में बच्चों को शुद्ध पेयजल के लिए आरओ प्लांट लगाया गया है। वहीं छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय निर्माण कराए गए हैं। आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, सरकार ये चाह रही है कि छोटे बच्चे जो भारत के भविष्य हैं, समाज के सकारात्मक रचनात्मक योगदान के पुरोधा हैं भविष्य के, उनको वो बढ़िया शिक्षा मिले और वो शिक्षा की प्रेरणा भी मिले। जिस जगह पर वो पढ़ रहे हैं वहाँ से भी प्रेरित हों। उसी क्रम में कायाकल्प की योजना सरकार ने चलाई। सारे स्कूलों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं 19 पैरामीटर्स में तैयार किए गए। उसमें भी और ज़्यादा कुछ विलक्षण चीज़ें हों, जहाँ ज़्यादा खराब स्थिति है वहाँ और विलक्षण चीज़ें हों। उस क्रम में ये कार्रवाई की गई है और समस्त ब्लॉकों में, 7 ब्लॉक में 5-5 प्रथम चरण में हम लोग विद्यालय टेकअप किए हैं, जिसको कि खूब सुंदर बनाकर शिक्षा के लिए प्रेरक माहौल देकर उस उद्देश्य को पूरा किया जाएगा। और उसी क्रम में देख रहे हैं आप कितना सुंदर ये कमरा लग रहा है। बच्चे कहीं से भी ला दीजिए तो बच्चे जिधर देखेंगे उधर से ही कुछ न कुछ ज्ञान की प्रेरणा लेंगे और उन्हें लगन लगेगी अपनी पढ़ाई में, अपने उद्देश्य को पूर्ति करने में। और बहुत बढ़िया काम यहाँ हुआ है। क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, मनरेगा और सभी सपोर्टिंग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से ये काम किया गया है। यहाँ के शिक्षक लोगों ने भी काफ़ी इसमें, ग्राम प्रधान जी ने
मनरेगा में सब काम किया है। सब धन्यवाद। 35 स्कूलों के अलावा भी सर अन्य स्कूलों में मॉडल स्कूल बनाने की योजना रहेगी लागू? हाँ, लगातार ये चलती रहेगी। अभी प्रथम चरण में हर ब्लॉक के 5 को हम लोग ऐसे बनाएंगे, फिर धीरे धीरे आगे पूरा करेंगे। अब बात करेंगे यूपी के कानपुर की। बता दें कि स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त बनाने को लेकर महापौर प्रमीला पांडे ने नगर आयुक्त सहित अपनी नगर निगम टीम के साथ भ्रमण किया। इस दौरान महापौर प्रमीला पांडे ने कहा कि अगर 15 दिन में अतिक्रमण नहीं हटाया तो अतिक्रमण करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इसके जिम्मेदार खुद अतिक्रमण करने वाले होंगे। महापौर ने यह भी कहा कि साफ सफाई रखना भी नगर वासियों की जिम्मेदारी है। दरअसल कानपुर की महापौर प्रमीला पांडे लगातार शहर को स्वच्छ बनाने और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कार्रवाई कर रही है। इसी को लेकर गुरुवार को महापौर ने कानपुर के परेड चौराहे से नयागंज बिरहाना रोड क्षेत्रों में एक रैली निकालकर लोगों को सख्त निर्देश दिए कि 15 दिन में अगर अतिक्रमण नहीं हटाया तो नगर निगम की टीम द्वारा अतिक्रमण करने वालों से ही किराया वसूला जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, ये रैली इसलिए निकाल रहे हैं कि अभी हमने कुछ दिन पहले हमने अतिक्रमण हटाया था तो दुकानदारों ने मुझसे ये कहा, अतिक्रमणकारियों ने मुझसे ये कहा कि माताजी अगर हमें एक हफ्ता पहले बता देती तो हम अपना अतिक्रमण हटा लेते। इस बार मैं पूरे शहरवासियों से अपील भी करती हूँ और कहती हूँ इसमें मेरा साथ दें। मैं 15 दिन की उनकी मोहलत देती हूँ। 15 दिन के अंदर अपना अतिक्रमण हटा ले। अगर नहीं हटाएंगे तो जब हम हटाएंगे तो उसका खर्चा भी देना पड़ेगा। आज जागरूक कर रहे हैं कि सब लोगों से, मैं पूरे शहर के, जैसे आज यहाँ है, कल भी निकालेंगे, 2-4 दिन बड़ी बड़ी बाजारों में निकाल दे जहाँ अतिक्रमण ज्यादा है, कि वो अपने आप 15 दिन में अपनी क्या कहते हैं अतिक्रमण हटा लें। अगली खबर फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 22 झोपड़ी जलकर खाक हो गई। थाना अमृतपुर के गांव भटोली में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 22 लोगों की झोपड़ी जल गई। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। झोपड़ी में रखा खाने पीने का सामान गृहस्थी जलकर राख हो गई। गंगा और रामगंगा की बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोग झोपड़ी डालकर जीवन यापन कर रहे हैं। देर रात आग लगने पर सो रहे लोगों को जान बचाना भी मुश्किल हो गया था। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। क्या नाम है आपका? राम निवास, कहाँ के रहने वाले हो? अलादपुर भटौली, थाना कौन सा लगता है? अमृतपुर। आग कैसे लग गई आपके यहाँ? आग बत्ती से लगी, बत्ती से। लाइट से लग गई? लाइट में कोई फॉल्ट हुआ या कैसे लगी? फाल्ट हो गया। अच्छा, लमसम कितने घर जल गए? सारे जल गए जितने यहाँ पे थे। तो अच्छा, गाड़ी आई तो पानी वाली बाद में। अच्छा, हाँ, पुलिस उलिस सब लोग आए थे। अच्छा, 2 गाड़ी पानी वाले आए थे। सारा सामान जल गया था, कुछ बचा कुछ नहीं। बात करेंगे यूपी के संभल की। संभल से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने शातिर लुटेरों से मुठभेड़ हो गई, जहां 2 बदमाशों को गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए हैं। वहीं लूटी हुई बाइक, कैश और तमंचों के समेत पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बहजोई थाना इलाके में सुबह 2 बाइक पर सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जहां एक बाइक पर सवार एक बदमाश को पुलिस द्वारा चलाई गई गोली लग गई। एक बाइक में तमंचे समेत पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरी बाइक पर सवार बदमाश फरार हो गए। तो वहीं गिरफ्तार बदमाशों पर हालिया दिनों में लूट की 2 वारदात करने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाश पेशेवर से लुटेरे हैं, जिन पर कुल 25 मुकदमे दर्ज है। आज जनपद संभल के 2 थाना क्षेत्र बहजोई और बनियाठेर में 2 विभिन्न अभियुक्तों के साथ में पुलिस मुठभेड़ में उनके पांव में गोली लगी है। उल्लेखनीय है कि 26 तारीख की शाम के समय बहजोई थाना क्षेत्र के खेतापुर मजहर गांव में वहां पे एक सतीश प्रकाश राघव नाम के व्यक्ति जो अपनी बाइक में अपनी पत्नी के साथ में आ रहा था, उसकी बाइक के आगे एक बाइक लगा के तमंचे के बल पे उससे बाइक छीनी गई और बदमाशों द्वारा थोड़ी दूरी पे एक जिस बाइक से आए थे उस बाइक को छोड़ दिया, वहाँ से भाग गए। उसके बाद में उन्होंने 2 लूट की घटनाएं कारित की, जिसमें एक में कुंडल छीने और एक में उनसे पैसे लिए। पुलिस के द्वारा इस सनसनीखेज घटना के बाद में सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने शुरू किए और उसके साथ साथ मुखबिर खास से भी सूचना प्राप्त करनी शुरू की। पुलिस द्वारा कई जगह धरपकड़ भी की गई, लुटेरों की जानकारी भी की गई। तो इसके बाद में पुलिस को आज सुबह प्रातःकाल में मुखबिर खास से सूचना मिली कि 2 मोटरसाइकिलों पे
3 लोग हैं, ये बपराला की तरफ जा रहे हैं बैजोई से। सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने नाकाबंदी की। उसमें जब उसको रोका गया अभियुक्तों को, तो उनमें से एक जो अकेला मोटरसाइकिल पे था उस व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर फायर किया, तो जो 2 लोग अन्य मोटरसाइकिल पे थे वो वापस भाग गए और एक व्यक्ति है उसके पाँव में गोली लगी, वो मोटरसाइकिल समेत वहीं पे गिर पड़ा। पुलिस को उससे पास से एक तमंचा बरामद हुआ है जो कि नाजायज़ है, कंट्री मेड वेपन है। उसके अलावा अन्य सामान भी बरामद हुआ है। उन जो भागे हुए लोगों की कॉम्बिंग के लिए पुलिस के द्वारा जब सेट से मैसेज किया गया तो बनियाठेर सेक्टर के अंदर आटा गांव के पास में जब वहाँ नाकाबंदी की तो वहाँ पे एक व्यक्ति ने सरेंडर कर दिया और उस दूसरे व्यक्ति ने उसने फायर की, उसको पुलिस ने सिखलाए हुए तरीके से उसके पाँव में गोली लगी। इन दोनों अभियुक्तों को तुरंत ट्रीटमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा गया। वहाँ से इनसे पूछताछ करने में पता चला है कि ये लोग 26 तारीख को हुई लूट की घटना में शामिल थे और इन लोगों के पास से 2 कंट्री मेड वेपन्स, उस दिन लूटी हुई जो मोटरसाइकिल है वो भी बरामद हुई है। उसके अलावा जो पूर्व में जो बदायूं से लूटी हुई मोटरसाइकिल है वो भी बरामद हुई है। उल्लेखनीय है कि जो बंटी मौर्य नाम का व्यक्ति है जिसके ऊपर 14 आपराधिक मुकदमे हैं, उनमें से 2 गैंगस्टर के, 3 अटेम्प्ट टू मर्डर के और 7 लूट के मुकदमे हैं। इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक नौरंग नाम का व्यक्ति है, नौरंग नाम का व्यक्ति, उसके ऊपर 14 मुकदमे हैं। बंटी है उसके ऊपर 6 मुकदमे हैं और विशाल नामक व्यक्ति के ऊपर 5 मुकदमे हैं। ये लोग एक अभ्यस्त लुटेरे थे। इन लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी पुलिस के द्वारा जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं जनपद के, उनको और सुदृढ़ करके कानून व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। अब बात करेंगे यूपी के रायबरेली की। रायबरेली में डीपीआरओ ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत किए जा रहे साफ सफाई कार्यों का निरीक्षण किया। जिला अधिकारी हर्षिता माथुर द्वारा अपनी रायबरेली रमणीय रायबरेली स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए विकास खंड अंतर्गत तैनात सफाई कर्मचारियों की टीम लगाकर साफ सफाई का कार्य कराए जाने के निर्देश दिए गए। अगली खबर यूपी के मुरादाबाद से है। मुरादाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र के रहने वाले एक परिवार ने नायब तहसीलदार पर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां आए दिन जनपद में बड़े वाहनों के क्षेत्र में हादसे हो रहे हैं, वहीं जनपद में खुलेआम अवैध खनन चल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति चंद्रपाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीते दिनों मेरा बेटा इंजन के लिए रात्रि में तेल लेने रास्ते में जा रहा था। उसी वक्त नायब तहसीलदार अंकित गिरी की गाड़ी आ रही थी तो मेरे बेटे को रोका और पूछताछ करने लगे, लेकिन उसके बाद नायब तहसीलदार नाराज हुए और अपने सिपाहियों समेत अन्य अज्ञात 2 लोगों को पिटवाने लगे। यहां तक कि बेटे ने 4 दिन बाद होश में आने पर पूरी वारदात का खुलासा किया। भोजपुर थाना पुलिस के द्वारा घटनाक्रम दूसरी जगह का दिखाया जा रहा है और एक्सीडेंट की बात कही जा रही है। वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण ने बताया कि मामला हमारे संज्ञान में है, लेकिन पीड़ित व्यक्ति का बाइक की तेज गति होने के कारण एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसकी चोटें आई हैं। नायब तहसीलदार वहां क्षेत्र में खनन की शिकायत पर गए थे, जिन्होंने गाड़ी रोककर घायल व्यक्ति को उपचार के लिए भिजवाते हुए पुलिस को सूचना दी। कहाँ रहते हो? किस बात को लेकर मारा था आपको? मैंने इसी चीज के लिए कमाया था, खनन तो न करते। कहाँ जा रहे थे आप? पेट्रोल लेने जा रहे थे। वो कहाँ से आ रहे थे? वो रास्ते में कहीं से भी आ रहे, ये तो पता ना कहाँ से आ रहे थे, रास्ते में हम मिले थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने हाथापाई चालू कर दी और सब मुझे कहाँ से आ रहे हैं। क्या लोग थे आप? मैं तो अकेला था। वो लोग कितने थे? वो 3 लोग थे। आप पहचान लोगों ने? तो आपका रीजन क्या था? उन्होंने जैसे आपके साथ हाथापाई गई, कारण क्या था? आपने उनकी गाड़ी आग लगा दी गाड़ी या गाड़ी गिरा दी, क्या हुआ? गाड़ी लगी नहीं, गाड़ी ये है चलती रही, जैसे आगे आगे चलती है तो घेर में फंस गई गाड़ी हमारी आगे जाती। वो सचना भाई पीछा कर रहा है, पीछा कर रहे थे। फिर आपके साथ मारपीट किसने करी थी? एक नायब तहसीलदार थे और उनके संके थे। आपको किस स्थिति में वो अस्पताल लेकर गए थे? पूरा मामला यह था, जब घर से गया तो हमारा इंजन चल गया था, तो तेल लेने गया था पंप से, तो वो नहर होकर गया था। नहर होने के बाद में
कहीं अधिकारी की गाड़ी आई बताइए थी, अधिकारी की गाड़ी आई थी तो उन्होंने रोका, क्या कर रहे आप इतनी रात में? वो बोला मैं तेल लेना हूँ। पेपे उसके पीछे बंध रही थी मोटरसाइकिल पे। कौन अधिकारी था वो? ये अंकित नए तहसीलदार बताइए हैं मुरादाबाद के, इनका वाकया है। फिर उन्होंने उसके साथ में मारपीट की। वो बोले ना तू खनन का आदमी है, तो छानबीन कर रहा, तो खनन का आदमी है, छानबीन कर रहा है, यहाँ ट्रैक्टरों की देखभाल कर रहा। उतना मना करा, जितना मना करा इतना ही मारा उसे। उसके बाद में उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठा लिया उसे। तो गाड़ी में बैठा के वो ले गए, ये पता चला वो लेकर कहूँ गए। फिर कहाँ डाल गए थे, किस कंडीशन में मिला? कंडीशन में वो हमें मिला फिर भोजपुर अस्पताल में। 1 बजे का मामला था, हमें पता खबर चली थी 4 बजे तड़के में। उससे पहले कोई सूचना नहीं दी? उससे बाद में कोई सुने, हमने उसके नंबर लगाए, मैंने कहा हमारा भाई कहाँ है, बतेरे नंबर लगाए, जितने मोबाइल घर पे सबने फ़ोन करा उसको, किसी ने मोबाइल उसका नहीं उठा पाया। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री से? उनसे यही है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो वीडियो आप दिखा रहे हैं, ये वीडियो कहाँ की है? ये है रुस्तमपुर तिगरी की। और फिर हम गए तो उन्होंने ये बताया उसका एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट भी हुआ है तो कम से कम पुलिस वाले हमारे बताते होते फ़ोन करते हैं। कहाँ पर बताया जा रहा है? महमूदपुर तिगरी बताया जा रहा है एक्सीडेंट। ऐसा साहब ने कहा महमूदपुर तिगरी उठा कर लेकर। हाँ, यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता लोग हैं और हमारे और भी भाई हैं पहचान की। इन्होंने मुझे बताया था कि ऐसी बात हो गई, कुछ घटना हो गई, तुमसे बात करना। इसलिए मैं पीड़ित परिवार से मिलने आया था और मैं यहाँ पे आया तो मुझे पीड़ित परिवार ने बताया कि भारत सिंह स्कूल के सामने इनके भाई की साथ में जो दुर्घटना हुई है, जो घटना घटित हुई है, जो भी है, वो स्कूल के आसपास 100 मीटर की दूरी पे हुई थी। और इस घटना को प्रशासन के लोग इनके कहने के मुताबिक बता रहे हैं कि यह बजीतपुर के आसपास की घटना है, लेकिन यह घटना तो यहीं की है जो कि महमूदपुर तिगरी के नाम से जाना जाता है। अब मेरे ये समझ में नहीं आता, अगर महमूदपुर तिगरी में एक्सीडेंट हुआ तो ये बजीतपुर में क्या करने गए थे? और 1-1:30 बजे मैं प्रशासन के साथ शासन प्रशासन, तहसीलदार, नायब तहसीलदार यहाँ पे थे, संरक्षण में थे, तो फिर इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? इसका दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है, ये नहीं समझ में आ रहा। लड़के गलती है या इनकी गलती है, जबकि वीडियो में साफ साफ नायब तहसीलदार दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए तो जनपद में खनन को लेकर इतनी बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं और सूबे के मुखिया द्वारा भी ये बात कही गई है अवैध खनन पर लगातार रोक लगाई जाए। तो वहीं बात की जाए तो यहाँ भोजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगातार अवैध खनन की बात ऐसी चल रही है, दिन हो या रात जनपद में कहीं भी अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसी क्रम में ये एक बात कही जा रही है कि यहाँ पर भी ग्रामीणों और परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि खनन का कुछ गाड़ियां चल रही थी, लेकिन उसमें एक गाड़ी किसी हिंदू परिवार के भी व्यक्ति की थी, कुछ अन्य समुदाय के लोग थे, उनके द्वारा गाड़ी चलाई जा रही थी। लेकिन उसका भाई रात में 1 बजे अपने खेत में पानी लगाने के लिए बताया जा रहा है परिजनों द्वारा तेल लेने गया था। लेकिन यहाँ पर जो मौजूद दिख रही है गाड़ी में, जो कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, नायब तहसीलदार और पुलिस की एक गाड़ी दिख रही है जो रात्रि 1:30 बजे इस क्षेत्र में गांव में मौजूद थी। मोहम्मदपुर क्षेत्र में, यहाँ पर तिगरी मोहम्मदपुर रुस्तमपुर क्षेत्र में यहाँ जो गांव है रुस्तमपुर तिगरी, उसमें वो अधिकारी की गाड़ी दिख रही है जो रात के 1:30 बजे आई है। किसी की खनन की सूचना पर आई है या जिस कारण से भी आई है। बात की जाए तो जनपद में पहले भी एक बार ऐसे ही खनन को लेकर एक हादसा हो चुका है जिसमें एक व्यक्ति अपनी जान गंवा चुका है और अधिकारियों को भी उसमें काफी शर्मसार होना पड़ा था। अब बात करेंगे यूपी के हरदोई की। हरदोई से बड़ी खबर है, जहां एक शिक्षिका शमीम फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रही थी। बता दें कि बीते 15 साल से फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रही थी। इसी को लेकर बीएसए विजय प्रताप सिंह ने वेतन व भत्तों की वसूली के आदेश दिए और हरदोई के देवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा लोकायुक्त से शिकायत के बाद हुई जांच की जा रही है। बता दें कि शाहजहांपुर में साल 2009 में नौकरी पाने के बाद साल 2023 में शिक्षिका शमीम का हरदोई स्थानांतरण हो गया। वहीं जांच में पाया गया कि बीएड का फर्जी अंक पत्र व प्रमाण पत्र मिला। फिलहाल मामले पर आगे की कार्रवाई जारी है। अगली खबर यूपी के गौतम बुद्ध नगर से है। बता दें कि वक्फ बिल पास होने के ठीक बाद आज होने वाली जुमे की नमाज को देखते हुए नोएडा पुलिस हाई अलर्ट मोड पर रही और नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के आदेश पर भारी पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है, जहां पूरे नोएडा को कुल 24 जोन व 90 सेक्टर में बांटकर योजनाबद्ध तरीके से पुलिस बल की तैनाती की गई है। अगली खबर मेरठ से आ रही है। बता दें कि मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है।
जहां कस्तूरबा गांधी विद्यालय की 3 छात्रा संदिग्ध हालत में लापता हो गई। वहीं घटना का पता चलने पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस और शिक्षा विभाग छात्राओं के सर्च ऑपरेशन में जुटा हुआ है। बता दें कि पुलिस विद्यालय के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है। पूरा मामला सरूरपुर के भूनी में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी, ये ग्राम भूनी है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव है। यहाँ पर स्कूल है कस्तूरबा बाई स्कूल, जिसमें 3 बच्चियाँ गायब हो गई। यहाँ पर इसकी सूचना मुझे अक्षित त्यागी भूनी और ग्राम प्रधान द्वारा दी है। इन्हें इस मामले का संज्ञान में आया इनके लगभग 7-8 बजे के करीब। यहाँ वो आए, उन्होंने बीएसए से पूछा, भाई आप यहाँ क्या कर रही हैं, कैसे क्या मामला हुआ। उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ यहाँ मैनेजमेंट के द्वारा। उन्होंने मुझे कॉल करा, मैंने डीएम साहब से बात करी। डीएम साहब से बात करने के बाद उन्होंने संज्ञान लिया मामले का, और इस संज्ञान को लेने के बाद उन्होंने सीडीओ को यहाँ भेजा, कप्तान साहब यहाँ हैं और डीएम साहब यहाँ। मामला ये है, 3 बच्चियाँ थी, एक छुड़ की रहने वाली है, एक कंकरखेड़ा की रहने वाली है और एक मेडिकल की रहने वाली है। 3 बच्चियाँ 7वीं कक्षा की हैं, तीनों गायब हैं। उनका कोई अभी अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, किस तरीके से वो गई हैं, किसके साथ गई हैं। अभी कोई मामला खुल नहीं पाया है। अंदर अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या होगा। अब बात करेंगे शामली के झिंझाना की, जहां से खबर आ रही है कि शामली में एक घिनौनी हरकत वाला वीडियो सामने आया, जिसको लेकर गांव में रोष देखा गया और ग्रामीणों ने इस मामले में दोषी युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जहां निकटवर्ती गांव वेदखेड़ी में किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर गांव के पेयजल की टंकी में शौच कर डाला। सूचना पर किसी अन्य युवक ने इस कुकर्म की वीडियो बनाई और इस वीडियो को भी वायरल कर दिया। हालांकि इस तरह की घटना संज्ञान में आने के बाद प्रधान द्वारा पानी की टंकी की सफाई कराई गई है, मगर कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए गांव में रोष प्रकट किया तथा अधिकारियों से इसकी संज्ञान लेने की मांग की है, ताकि इस कृत्य को करने वाले युवक को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र शर्मा ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। हमारे गांव में टंकी है, इसके अंदर लेटरिन की गई। बैदखेड़ी गांव में टंकी है, पानी टंकी, इसमें लेटरिन की पेशाब किया। अब ये पता नहीं किसने किया। ये मामला हाँ शाम के टाइम का है, 2 दिन पहले का। इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाह रहे हैं ऐसे प्रदूषण गंदगी के पानी को पीने से बचाया जाए, इस पर कार्रवाई की जाए और तुम जांच कीजिए किसने किया काम, ये सख्त कार्रवाई की जाए। अभी सब विचार कर रहे हैं, ये सबके लिए, एक के लिए नहीं, पूरे समाज के, पूरे धर्म के लिए, हिंदू चाहे मुस्लिमों, सबके लिए हानिकारक है। उसकी जांच की जाए, किसने काम किया है पता लग जाएगा। टंकी उड़े लगभग 4-5 एक साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ, ये टंकी हमारे गाँव की है। कोई भी हो, मतलब हिम्मत तो देख पता उसकी बात में, मतलब ऊपर चढ़ के लेटरिन पेशाब करना कितनी बढ़िया बात है। पाइप के बराबर में जहाँ पानी आता है, जहाँ से, तो इस पर तुरंत ये जांच की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। अगली खबर यूपी के हरिगढ़ से है। हरिगढ़ महानगर में लगातार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी सामने आ रही है, जिससे अभिभावक परेशान है। कुछ नामचीन स्कूल पिछले कई साल से बिना मान्यता चल रहे हैं। इसी को लेकर एबीवीपी पदाधिकारियों ने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी पदाधिकारियों ने सुदर्शन से बात करते हुए कहा कि शहर का नामचीन स्कूल सेंट फिंडलिस स्कूल पिछले कई वर्षों से बिना मान्यता के चल रहा है। स्कूल द्वारा निर्धारित दुकानों से ही छात्रों को किताबें खरीदनी पड़ती है। स्कूलों को कमीशन देने की वजह से किताबों का मूल्य बहुत ज़्यादा है, जिससे अभिभावकों के साथ साथ छात्र भी बहुत परेशान हैं। वहीं एडीएम सिटी अमित कुमार ने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच शीघ्र ही बीएसए और डीआईओएस से कराई जाएगी। हरिगढ़ के प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा खोल दिया। और मैं आपको बता दूं, सेंट फिनली जैसे कई नामचीन स्कूलों के खिलाफ ये मोर्चा खोला है इन्होंने। आप बताइए, हमारे साथ यहाँ पदाधिकारी हैं एबीवीपी के, क्या था पूरा मामला? जैसा कि 29 मार्च को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अभिभावकों की सूचना पर वहां स्कूल में पहुंचे, वहां विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं देखने को मिली। उस स्कूल में सबसे बड़ी जो कमी दिखने को मिली कि 5 वर्षों से बिना मान्यता ऐसे स्कूल को संचालित शिक्षा विभाग द्वारा कराया जा रहा था, जिसमें शिक्षा विभाग को भी भनक नहीं लगी या पहले से थी या किस तरीके से उन्होंने इसको गोपनीय रखा। उस स्कूल की 5 वर्षों से मान्यता नहीं थी। सेंट फिदेलिस स्कूल में खेड़ा खुशखबर में बहुत सारी अनियमितताएं मिली। इसके साथ साथ पूर्व के समाचार पत्रों से माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि सेंट फिदेलिस रामगढ़
रामघाट रोड की भी 32 सालों से मान्यता नहीं थी, उस पर भी भारी जुर्माने के साथ। आप ही बताइए कि जो किताबें हैं, किताबों में बहुत सारा घपला देखने को मिल रहा है। विद्यार्थियों की शिकायत आती है कि यहाँ पर बहुत कमीशन खाते हैं, स्कूल भी कमीशन खा रहा है और जो किताबें बेचते हैं वो भी कमीशन खा रहे हैं। यहाँ पर फंसता अभिभावक है, क्या कहेंगे इस बारे में? जैसे कि सन 47 की बुक्स हैं, सबसे पहले तो किताबों पर 30% 20% GST मतलब छूट होती है। और उसी के साथ में जैसे कि वहाँ की जो किताबें हैं उनका प्रिंट रेट अलग है, मतलब उन पर प्रिंट अलग छपा हुआ है और उसके बाद में भी उस पर प्रिंट एक अलग आता है। मतलब उन्होंने सन 47 वालों ने ऊपर से एक अलग प्रिंट रेट अपना सेट कर रखा है उस पर, जिससे कि अभिभावक को बहुत दिक्कत होती है। तो आपने आज ADM सिटी को ज्ञापन दिया है, क्या उन्होंने आश्वासन दिया आपको? आज हमने एक ज्ञापन के माध्यम से मांग करी है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, जांच में जैसे भी जो भी अनियमितताएं पाई जा रही हैं उन पर कार्रवाई हो। इसके साथ साथ विद्यार्थी परिषद ने जिस दिन आंदोलन किया था उस स्कूल पर, उस स्कूल में नर्सरी की जो स्टेशनरी की शुल्क लिया जा रहा था वो 3400 रुपये लिया था। आज की अगर बात करें तो वो 2400 रुपये घट गए हैं। तो आपको बता दें ABVP ने ठान लिया है कि प्राइवेट स्कूलों का गोरख धंधा नहीं चलने देंगे और स्कूलों में बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज़, हरिगढ़। ABVP द्वारा जो है प्राइवेट स्कूलों और विशेष तौर पर कुछ कॉन्वेंट्स एंड फेडलिस इन सब स्कूलों में जो किताब वगैरह बेचने पर कुछ शिकायतें की गई हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में BSA और DIS और मजिस्ट्रेट से उसकी जांच करा ली जाएगी। अगली खबर यूपी की गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में ट्रांसपोर्ट रोड पर स्थित गोदाम में खड़े ट्रक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं देखते ही देखते आधा दर्जन अन्य ट्रकों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने पानी के पाइप के सहारे आग बुझाने की कोशिश की। कामयाबी नहीं मिलने पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर पानी बरसाना शुरू कर दिया। अब बात करेंगे यूपी के हरदोई की। हरदोई में शॉर्ट सर्किट से झोपड़ियों में आग लग गई। आग लगने से कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। बता दें कि झोपड़ियों में रखा हुआ गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। SDM तहसीलदार CO ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली और हरदोई की बिलग्राम तहसील क्षेत्र के भीखापुरवा गांव का यह मामला है। भीखापुरवा जरसेना मऊ थाना बिलग्राम के अंतर्गत आज दिनांक 3 अप्रैल 2025 को आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एवं स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों की सहायता से फायर ब्रिगेड द्वारा आग को बुझा लिया गया है। आग से एक व्यक्ति जल गया है, जिसे तत्काल CSC बिलग्राम पहुंचाया गया है। ग्रामीणों द्वारा आग लगने का प्राथमिक कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गांव में लगभग 8-10 घरों आग से प्रभावित हुए हैं। प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई प्रचलित है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सीधी से खबर है, जहां विश्व हिंदू परिषद सीधी ने SP को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जबलपुर में स्कूल संचालक के द्वारा प्रभु श्री राम भगवान पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि अगर शासन प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करता है तो विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल महाकौशल प्रांत के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक के बेलगावी में नगर निगम के आयुक्त ने अप्रैल 2025 माह में श्री रामनवमी, महावीर जयंती और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर बेलगाम शहर में बूचड़ खानों और मांस की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया है। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से है, जहां प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ने विधायक बरहज दीपक मिश्रा, विधायक भाटपा रानी सभा कुंवर एवं CMO राजेश झा की उपस्थिति में देवरिया जिले की जनता को 20 सुसज्जित एम्बुलेंस हरी झंडी दिखाकर समर्पित किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि शासन से 1.5 दर्जन से अधिक एम्बुलेंस देवरिया जनपद के लिए उपलब्ध कराया गया है, जिसकी पहली किश्त 20 एम्बुलेंस आज जनता की सेवा में समर्पित किया जा रहा है। पहले रेस्पॉन्स टाइम 22 से 25 मिनट था, जिसे कम कर 7 से 8 मिनट तक ले आने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में 20 एम्बुलेंस आज से सेवा देंगी। शेष गाड़ियां भी शीघ्र आ जाएंगी। वक्फ संशोधन बिल पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सदन को अधिकार है संशोधन का और उसने किया। पत्रकारों द्वारा योगी जी के कथन वक्फ की अवैध भूमि वापस ली जाएगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी जमीन वक्फ कब्जा करके बैठा है, उसे वापस लिया जाएगा। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस जाने की तैयारी कर रही है। भाई देखिए, जो कुछ हुआ है सब संवैधानिक दायरे के भीतर हुआ है
पार्लियामेंट को कानून बनाने की ताकत है और उसके भीतर पार्लियामेंट ने, भारत की संसद ने उस कानून को पास किया और कुछ लोग गलत प्रकार से लोगों के ज़मीनों पर काबी दाखिल थे और अपने व्यक्तिगत उपयोग में उसका इस्तेमाल करते थे। इस नाते भारत सरकार को ये कानून बनाना पड़ा कि ये रेगुलेट किया जा सके और वक्फ की ज़मीन का दुरुपयोग भी न हो और कोई भी ज़मीन वक्फ के नाम पर कब्जा भी न किया जा सके। इस नाते इस कानून को बनाया है। मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोगों ने भी इस कानून का स्वागत किया है और उन्होंने स्वीकार किया है कि जो है वो हमारे ज़मीन का दुरुपयोग सरकार द्वारा देवरिया ज़िले को मिले हैं, जिनका संचालन आज से शुरू किया जाएगा। देवरिया में लगभग 80 के करीब हमारे पास शासकीय एम्बुलेंस हैं, जो 4 यहाँ के मेडिकल कॉलेज के पास है और शेष ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और जिनको कॉल करने पर वो जो स्वस्थ रोगी हैं उन तक वो पहुँचती है या CCC से उठाती है और लेकर के उनको संबंधित अस्पतालों तक पहुँचाती है। पिछले वर्षों में ये प्रयास किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कि जो रिस्पांस टाइम है कॉलिंग सेंटर का कॉल का जो था वो 28 मिनट से घटा करके अब 7-8 मिनट तक आया है और बहुत अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक से एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है, जिससे जिन रोगियों को आवश्यकता है उनको सुविधाएं समय से पहुंचाई जा सके और उन्हें अस्पताल में चिकित्सा के दृष्टि से उनको पहुंचाया जा सके। इस दिशा में एक बेहतर प्रयास हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना पूरे देश भर के चलिए चलाई, उस योजना का फ़ायदा उत्तर प्रदेश को काफ़ी बड़ी मात्रा में मिला है। इस साल यहाँ पर 37 एम्बुलेंस नए आने वाले हैं, जिसमें से 20 की लॉट आ गई है। वो 20 एम्बुलेंस की लॉट जारी की गई है जो रोगियों की सुविधा के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।